बांग्लादेश द नेक्स्ट चाइना। बांग्लादेश का नंबर इस टाइम चाइना के बाद कपड़े बनाने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। टेक्सटाइल एक बहुत अहम ज़रिया है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 80% फॉरेन करेंसी लाता है और इसके अलावा ये एक प्राइमरी इंजन है इस मुल्क की ग्रोथ का, जो 64 मिलियन लोगों का है। ये इंडस्ट्री कमाती है हर साल 35 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा सालाना एक्सपोर्ट से, और इससे तकरीबन 4 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है। इनमें से ज़्यादा नंबर्स ख़वातीन के हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। 1950 में आज़ादी के बाद अ, बांग्लादेश एक इंतहाई गरीब तरीन मुल्क था पूरी दुनिया में, और पिछले 50 सालों में बांग्लादेश गुर्बत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 80% की पॉवर्टी रेट के साथ ये एक बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले मुल्कों में शामिल हुआ है। पूरी दुनिया में 400 बिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ, और पॉवर्टी रेट कम होकर 12% से भी कम हो गया है। एक और अहम वजह इस सब ग्रोथ के लिए वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना है, जिससे बांग्लादेश में, क्योंकि कुछ ना होते हुए भी, ये दुनिया का दूसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर बना है। 2011 से 2019 में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स की हैं तकरीबन डबल। जो 14.6 बिलियन डॉलर 2011 में थी, वो 33.1 बिलियन डॉलर हुई 2019 में, और हत्ता कि 2020 में इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं 28 बिलियन डॉलर की कीमत के गारमेंट्स। ये सब कुछ हुआ है मुमकिन इसलिए कि गवर्नमेंट की गैर मामूली पॉलिसीज की वजह से। तो सवाल ये है यहाँ कि वो क्या पॉलिसीज थी जिन्होंने बदला बांग्लादेश को सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रेडीमेड गारमेंट्स में। और इस सबसे अहम हमारे लिए सीखने को क्या है? तो बेसिक्स से शुरू करते हैं। अगर कोई अंडर डेवलप्ड नेशन ग्रो करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको अपनी आइडेंटिफाई करनी होती हैं सबसे पहले अहम एसेट्स अपने मुल्क में। फिर दूसरे नंबर पर इन एसेट्स को इस्तेमाल करके क्रिएट करनी होती है वैल्यू ग्लोबल इकोनॉमी में। फिर तीसरे नंबर पर बनाना होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल कैश फ्लो के लिए। नंबर 4, इस कैश फ्लो को इस्तेमाल करते हुए आप बनाते हैं मजीद एसेट्स, और फिर वैल्यू ऐड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और फिर इसी तरह से ये साइकिल जारी रहता है। दुबई के केस में इन्होंने आइडेंटिफाई किया ऑयल को, फिर इसको बेचा, दुनिया को पैसा बनाया, और फिर इन्होंने एक्सपेंड किया मैरी टाइम ट्रेड फैसिलिटी में। फिर इन्होंने पैसा बनाया दोबारा, और फिर इन्होंने बिल्ड किया बिजनेस इकोसिस्टम। लेकिन इस बांग्लादेश के केस में ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ऑयल के केस में एक ऐसा एसेट है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पाया जाता, तो इस सूरत में आप अपनी मर्जी से रेट तय कर सकते हैं। इस ऑयल वाले मुल्कों ने एक फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ओपेक, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज। एक ऐसा फॉर्मल कार्टेल जिसको इस्तेमाल करते हैं इन्होंने कमांड करना शुरू किया प्राइस को जितना वो चाहते थे। इसके नतीजे में लामहदूद तादाद में पैसा आया इन मुल्कों के पास। लेकिन इस बांग्लादेश के केस में इनका एसेट था चीप लेबर कॉस्ट, क्योंकि आज़ादी के बाद बांग्लादेश को मौका नहीं मिला ज़्यादा इसकी लेबर को अपने वहाँ पे मुल्क में, तो हमेशा आप इस इंडस्ट्री में कंपटीशन में रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने में। इस केस में बांग्लादेश में था डायरेक्ट मुकाबले में और कोई नहीं, सीधा चाइना के साथ। तो अगर आपको बताऊं इसके मुतालिक कि जब 1978 में चाइनीज़ ने अपनी इकोनॉमी को खोला और बना मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया का, ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी। अब आमतौर पर अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को देखें, वो आमतौर पर इन्हसार नहीं करते किसी एक मुल्क पर, लेकिन ये भी मुल्कों के साथ आउटसोर्स करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग। ये इसलिए किया जाता है कि अगर एक मुल्क किसी मुसीबत में आए तो इनका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केस में कंपनी जैसे ज़ारा और दूसरी कंपनियां आमतौर पर आउटसोर्स करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया और बांग्लादेश। अब 1990 में चाइना मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर काम कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा सस्ती लेबर की कॉस्ट के साथ तो वो बहुत ज़्यादा दूर थे किसी भी मुल्क की तरजीहात से कि वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए वहाँ पे जाएं या सोचें किसी और मुल्क में चाइना के अलावा। लेकिन इस वक्त पर हत्ता कि बांग्लादेश आहिस्ता रफ्तार से ही सही, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहा था जो वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में एक साजगार बिजनेस इकोसिस्टम बनाने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने 3 मसाइल का सामना किया बांग्लादेश के बिजनेसमैन ने। कि पहला मसला था क्रेडिट का ना होना, यानी मशीनरी का खरीदने के लिए, जिसका मतलब हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन शुरू करना चाहता है और उसको मशीनरी ज़रूरत है जिसकी कीमत है 50
से 60 लाख। तो बैंकिंग सिस्टम इतना सख्त था इन लोन्स के लिए कि बिज़नेस के लिए हत्ता कि इनके पास एक यकीनी मुनाफ़ा था, और फिर भी वो इनको लोन्स नहीं देते थे, इतनी सख्त शराइत थी। दूसरे नंबर पर इस मशीनरी को अदा करने के बाद पेमेंट इनको इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी वो दूसरी रुकावट थी। इस केस में लो इम्पोर्ट ड्यूटी भी थी, तकरीबन 5% लगाई जाती थी मशीनरी पर। यानी अगर 10 करोड़ की ये बनती है तो 50 लाख इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बनती है। ये एक और बड़ा मसला था बांग्लादेश के बिज़नेसमैन को कारोबार शुरू करने से पहले। और आखिर पर यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इशू था। अगर आपकी फैक्ट्री मुकम्मल बन गई है और वहाँ पर लगातार बिजली की शॉर्टेज है, तो ये आपको लीड करेगी लॉस और प्रोडक्टिविटी। और अगर आपके पास अच्छे हाईवेज नहीं हैं आपके मुल्क में, तो ये आपको लीड करेगा लॉजिस्टिक्स इशू में, तो ये जो फिर एक लॉस का सबब बनेगा। ये 3 बहुत बड़े मसले थे जिनका सामना करना पड़ा वहाँ के बिजनेसमैन को, क्योंकि ये इस काबिल नहीं हो पा रहे थे कि कारोबार को शुरू कर सकें, क्योंकि वो यकीनी तौर पर नए लोगों को मुलाजमत भी नहीं रख सकते थे। इसके नतीजे में इकोनॉमी खुद ही अपने आप को हिट कर रही थी। और तब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने फील किया कि उन्होंने कुछ करना है तो इनको ग्रो करने के लिए। और तब ये गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश आई 3 जबरदस्त पॉलिसीज के साथ, जिसने बांग्लादेश को कर दिया हमेशा के लिए एक नया शक्ल दे दी। और ये पॉलिसीज क्या थी कि जिन्होंने बांग्लादेश को बदल के रख लिया। और पहली पॉलिसी जो थी वो कहलाती है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। कुछ मिसाल को इस्तेमाल करते हुए एक सादा सी कहानी को मिसाल के तौर पर, एक कंपनी है ए और ये कंपनी है यूएस में और सेल करती है हैवी टेक्सटाइल मशीनरी। और कंपनी बी एक ट्रेडिंग फर्म है जो बेस्ड है इंडिया में। और एक कंपनी सी है जो बांग्लादेश में चाहती है खरीदना हैवी मशीनरी, जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपीस। तो अगर आप देखें इस अरेंजमेंट्स को कि खरीदार खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है और ब्रोकर पैसा कमाना चाहता है। लेकिन यहां मसला यह है कि यूएस की जो कंपनी है वो ट्रस्ट नहीं करती है जो बांग्लादेश की सी कंपनी है बांग्लादेश में, क्योंकि ये एक अंडर डेवलप्ड नेशन है और किसी पॉलिटिकल और फिरका वाराना दरार की वजह से शायद इनके करोड़ों को रिस्क में डाला जा सकता है। लेकिन इंडियन ब्रोकर भी चाहता है कि ये ट्रेड मुकम्मल हो तो उसको इसका कमीशन मिलेगा। यहां पर बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट काम में आता है। ये क्या होता है, इस स्ट्रेटजी में कंपनी सी जाएगी किसी अच्छी शोहरत वाले इंस्टीट्यूट्स के पास बांग्लादेश में और उससे लेगी जो कहलाता है एलओसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके साथ ब्रोकर भी इसका बेनिफिशियरी होगा इस लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो बुनियादी तौर पर बांग्लादेश बैंक कहेगा इंडियन ब्रोकर को कि डोंट वरी, आई विल मेक द पेमेंट 5 करोड़ की, जो कि 20 लाख कमीशन भी होगा इसके साथ, वो मैं पे करूंगा तुम्हें। ये बांग्लादेश की कंपनी कह रही है इंडिया के ब्रोकर को। और इस कंपनी सी के बिहाफ से, यानी जो बांग्लादेश में जो कंपनी है बांग्लादेश की बैंक कह रही है, इस कंपनी सी जो बांग्लादेश की है, बांग्लादेश का बैंक पे करेगा इंडियन ब्रोकर को इस कंपनी के बिहाफ पे 5 करोड़ और उसका कमीशन। और अब ब्रोकर बी के पास एक अश्योरेंस है एक रेप्यूटेड बैंक से, तो वो अब अपना लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा और जाएगा अपने रेप्यूटेड बैंक के पास जो है इंडिया में और कहेगा इशू करें लेटर ऑफ क्रेडिट कंपनी ए को जो यूएस में है। तो यहां पे इंडियन बैंक ने अश्योरेंस दी अमेरिकन कंपनी को कि बैंक पे करेगा 5 करोड़ रुपीस ऑन बिहाफ ब्रोकर सी। अब कंपनी ए महसूस करेगी अपने आप को इंडियन बैंक के साथ, मतलब थोड़ा सिक्योर फील करेगी कि अब ये इंडियन बैंक मुझे पे करेगा इसके बिहाफ पे, और अब वो शिप करेगी अपनी हैवी मशीनरी बांग्लादेश में। तो ये जानते हुए कि एक दफ़ा ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल अदा की जाएगी, मतलब मुकम्मल हो जाती है, तो ये हमें पे किया जाएगा इंडियन बैंक की जानिब से। तो इस तरह से ब्रोकर को यकीन है कि वो इसको रकम अदा की जाएगी बांग्लादेशी बैंक से, और अमेरिकन कंपनी को भी यकीन है कि इसको अदा किया जाएगा इंडियन बैंक की तरफ से। इस तरह से क्रेडिट रिस्क खत्म हो गया ट्रांजैक्शन से और अब सब पार्टीज को फायदा हुआ। इसने बनाया बहुत ज्यादा आसान बिजनेस के लिए सेटअप करना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आखिरकार इस तरह से लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गए बांग्लादेश में। और यहां पर दूसरी पॉलिसी, अगर आप देखो ऊपर वाली मिसाल में कि अगर बांग्लादेशी बिजनेसमैन पर मुसल्लत किए गए इंपोर्ट ड्यूटी जो कि है 5%, तो इस तरह इसको अदा करने हैं 25 लाख रुपए टैक्सेस में खाली। लेकिन इसी वक्त पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फैसला लिया इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने का, तो उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट को तो इस तरह से एक बहुत बड़ी रकम से नुकसान करना पड़ेगा, अब अहम रकम से आमदनी के तौर पे। तो यहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट एक नई जदीद पॉलिसी के साथ आई जो कहलाती है पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉ बेसिक फैसिलिटी थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउस। अगर मतलब कोई शाम नाम का बंदा है और वो चाहता है इंपोर्ट करना मशीनरी रॉ
रॉ मटेरियल और तब्दील करना चाहता है बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के, फिर जितनी भी प्रोडक्ट इससे बनाई हैं इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, उनको लाजमी रखा जाएगा बॉन्डेड वेयर हाउस में, जहां पर इन प्रोडक्ट्स को लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए। और बस ये चेक किया जाएगा खास किस्म की कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंटेनर्स जा रहे हैं और आ रहे हैं बॉन्डेड फैक्ट्री से। इस तरह बांग्लादेश गवर्नमेंट ने मुहैया कर सकी आसानियां कारोबार में बिजनेसमैन को। ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसी वक्त पर वो नुकसान नहीं कर रहे अपनी इंपोर्ट ड्यूटी की इनकम को भी। अब सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर और आखिर पर सबसे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद बांग्लादेश ने इंप्रूव किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, और इन्होंने किया ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव्ड। इस तरह से बांग्लादेश बिछा रहा है 1971 से 2001 के दरमियान में, जहां मेज ने अपना रुख घुमाना शुरू किया। 2000 के शुरुआत के से आगे चाइना की जो लेबर की कॉस्ट वो बढ़ना शुरू हो गई। असल में 2012 में जो कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना में थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी बांग्लादेश में मुकाबले में, लेकिन वो बढ़ती बढ़ती जो पहुंच गई $400 से $500 पर मंथ। तो बांग्लादेश में सेम टाइम पर एवरेज मंथली सैलरी जो थी गारमेंट्स वर्कर के लिए सिर्फ $70 to $100 पर मंथ थी एक वर्कर की। यहाँ पर छोड़ दें यूएस यूरोप को, लेकिन चाइनीज फैक्ट्रीज ने भी आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया अपना काम बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को। अब यहाँ सवाल ये है कि क्यों अकेला बांग्लादेश, क्यों नहीं इंडोनेशिया और कंबोडिया? इसका सादा जवाब है बांग्लादेश था फुल्ली इक्विप्ड पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्कफोर्स के साथ, अब इन अपॉर्चुनिटीज को गले लगाने के लिए जो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। जबकि इंडोनेशिया के पास थी 2450 फैक्ट्री 2012 में, वियतनाम के पास थी 2000 और कंबोडिया के पास थी 260, जबकि बांग्लादेश अकेले के पास थी 5000 आरएनजीज फैक्ट्री, जो कि 3.6 मिलियन वर्कफोर्स के साथ जो है ना मतलब इसके पास थी। इसके नतीजे में आप बांग्लादेश की जो ग्रोथ को देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में, तो आप देखोगे कि 2011 से 2019 में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट डबल से भी ज्यादा की हैं। जो 14.6 बिलियन 2011 में थी वो 3.1 बिलियन जो है ना डॉलर 2019 में, और हत्ता के पैंडेमिक में इन्होंने एक्सपोर्ट किया 28 बिलियन की जो कीमत की रेडीमेड गारमेंट्स हैं। इस तरह से पहुंचाते हुए इन्होंने राइजिंग इंडस्ट्री और पैदा किया एक साजगार बिजनेस इकोसिस्टम पॉलिसी की जिद्दत के साथ। इसे अहम जब वो बिछा रहे थे बुनियादें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की आने वाली अपॉर्चुनिटीज की बांग्लादेश में, जो जहां पे आज वो खड़ा है दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों की लिस्ट में, बांग्लादेश की कहानी मतलब कोई ऐसी परियों की कहानी नहीं है जहां पर आप कुछ डार्क साइड भी हैं जो आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहोगे। जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रोथ कर रही थी हालात और ज्यादा खराब हो रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने जो है ना चाइल्ड लेबर के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला किया। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने कहा कि अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री को चलाना, ब्रिक फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन का काम, हालात बदतर कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले पैदा करती है लगभग 56 बिलियन जो है लीटर आलूदा पानी हर साल। तो ये है कुछ इनकी कहानी। और बांग्लादेश जो है ना ये अपनी मतलब इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक इसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, और एक सेक्टर है जो मतलब ये आरएनजी सेक्टर अकेला अकाउंट्स करता है 80% इनके टोटल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू का 2021 तक। तो अगर आज कुछ इंडस्ट्री को होता है इस आरएनजी जो इंडस्ट्री है गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की, तो मुल्क फिर से कोलैप्स कर जाएगा, अपनी इकॉनमी क्राइसिस में आ जाएगी इनकी। तो ये है कुछ कहानी कि बांग्लादेश ने किस तरह से ग्रो किया और ये अगला चाइना बनने वाला है।